अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात करने वाले हैं ऑल खिलाफात ऑफ इस्लाम के बारे में। हिस्ट्री के वो दौर, वो एम्पायर्स और वो शिफ्ट्स जो आज भी पूरी दुनिया की हिस्ट्री पर गहरा असर छोड़ गए हैं। इस सफर में क्या क्या बदलाव आए, कैसे एम्पायर्स बने और उनका जवाल कैसे हुआ, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं। रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका सपोर्ट ही ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाने की एनर्जी देता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सफर। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दुनिया में मुसलमानों की 4 बड़ी खिलाफतें रही हैं। खिलाफत राशिदा, उमैया खिलाफत, अब्बासी खिलाफत और उस्मानिया खिलाफत। ये नाम आपने बचपन से बार बार सुने हैं, लेकिन आखिर ये सारी खिलाफतें आई कहां से? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आखिर इन सारी खिलाफतों में फर्क क्या था? इस पूरी हिस्ट्री को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर ये सारा इलाका फतह कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया की पहली खिलाफत शुरू हुई, खिलाफत राशिदा, जिन्होंने सिर्फ 30 साल में रोमन और पर्शियन एम्पायर को क्रश करके दुनिया का ये सारा इलाका भी फतह कर लिया। पहली बार मुसलमान एक छोटे से मदीना के शहर से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बने और मुसलमानों ने इंडिया से यूरोप के समंदरों तक ये सारा इलाका फतह कर लिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 30 साल बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई। खिलाफत राशिदा में खलीफा हमेशा मुसलमानों के मशवरे और वोटिंग से खलीफा बनता था। मतलब मुसलमान खुद अपनी पसंद से खलीफा को चूज करते थे। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सब मुसलमानों की मर्जी से ही खलीफा बने थे, जो एक बहुत ही जबरदस्त बात थी। लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद यह सिस्टम दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुसलमानों के आखिरी खलीफा, जिन्हें मुसलमानों ने खुद अपनी मर्जी से खलीफा बनाया था, वो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का शहजादा कहा था, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तक दुनिया में बिल्कुल प्योर खिलाफत थी, जिसे आज खिलाफत राशिदा कहा जाता है। मतलब सीधे रास्ते पर चलने वाली खिलाफत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि मेरे बाद खिलाफत सिर्फ 30 साल तक रहेगी। तो लेट्स काउंट। 2 साल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, 10 साल हजरत उमर की खिलाफत, 12 साल हजरत उस्मान की खिलाफत, 5.5 साल हजरत अली की खिलाफत और 6 महीने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, जो बिल्कुल एग्जैक्टली 30 साल बनते हैं। और पता है अजीब बात क्या है? हजरत हसन दुनिया में मुसलमानों के वो आखिरी खलीफा थे जिन्हें मुसलमानों ने खुद अपना खलीफा बनाया था। और हजरत हसन के बाद आज तक अरब दुनिया में कोई भी लीडर मुसलमानों की मर्जी से नहीं आया। आज तक मुसलमानों का हर लीडर सिर्फ अपनी ताकत और पावर की वजह से मुसलमानों का लीडर बना। और अरब दुनिया में आज तक खानदान की वजह से ही लीडर्स बनते हैं। जैसे ही मुसलमानों ने हजरत हसन को अपना खलीफा बनाया, उस वक्त मुसलमानों की आपस में सिविल वॉर चल रही थी। और जंगे सिफ़ीन के बाद अब मुसलमानों की आपस में एक और बहुत बड़ी जंग का खतरा था। हजरत हसन नहीं चाहते थे कि मुसलमान दोबारा इसी तरह आपस में लड़े। और मुसलमानों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए हजरत हसन ने अपनी खिलाफत छोड़ दी और यहां से दुनिया में एक नई खिलाफत बनी, उमैया खिलाफत। हजरत हसन के बाद दुनिया में जो भी खिलाफत आई, उमैया, अब्बासी, उस्मानिया, उन सबको अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह खिलाफत आम्मा कहा जाता है। मतलब आम खिलाफत, एक जनरल खिलाफत जो मुसलमानों के आम लीडर्स थे। हजरत हसन के बाद दुनिया में तकरीबन कोई 120 खलीफा रहे हैं, जिनमें कुछ बहुत जबरदस्त खलीफा थे, जैसे कि
उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान तारीफ करते An हैं। important figure in Islamic history is Umar ibn Abdul Aziz, who is from Khulafa al-Rashidin, even though he's disconnected by time. और कुछ बहुत ही बेकार खलीफा थे, जैसे कि यजीद, जिससे आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान नफरत करते हैं। यजीद से हमें मोहब्बत नहीं है। जालिम हुक्मरान और बादशाह डिक्लेयर करते हैं। खैर, हजरत हसन के बाद दुनिया में एक नई खिलाफत बनी, उमैया खिलाफत, और अगले ऑलमोस्ट 100 साल तक उमैया खिलाफत ही मुसलमानों पर हुकूमत करती रही। उमैया खिलाफत में कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई और कुछ चीजें बहुत बुरी। अच्छी चीज ये थी कि खिलाफत का साइज और भी ज्यादा बढ़ने लगा, यहां तक कि मुसलमान पहली बार यूरोप के अंदर घुसे और स्पेन को फतह कर लिया। और दूसरी तरफ मुसलमानों ने हिंदुस्तान के इलाके सिंध को भी फतह किया। और इस पूरे दौर में कोई भी दूसरी एम्पायर मुसलमानों के सामने अपना सर नहीं उठा सका। उमैया खिलाफत के सबसे बेस्ट खलीफा को आज दुनिया का हर मुसलमान जानता है, और उनका नाम था खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। लेकिन उमैया खिलाफत के तकरीबन 100 सालों में कुछ बुरी चीजें भी हुई। सबसे बुरा वाकया जो इस खिलाफत में हुआ वो था ऑफ कोर्स करबला, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली अहले बैत को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। और आगे जाकर उमैया खिलाफत के टूटने की सबसे बड़ी वजहों में से एक यही करबला का वाकया था, क्योंकि इसी वाकये की वजह से मुसलमान कभी भी बनु उमैया को माफ नहीं कर सके। दूसरी बुरी चीज उमैया खिलाफत में यह थी कि इससे पहले खिलाफत राशिदा में मुसलमानों का खलीफा हमेशा मुसलमानों की मर्जी से आता था और मुसलमान खुद अपना खलीफा चूज करते थे। लेकिन उमैया खिलाफत ने यह निजाम बदल दिया। उमैया खिलाफत में सिर्फ एक ही खानदान के लोग खलीफा बन सकते थे। अगर कोई और मुसलमान जितना भी नेक और टैलेंटेड हो, वो खलीफा नहीं बन सकता था। खलीफा सिर्फ बनु उमैया खानदान से ही बन सकता था। और तीसरी बुरी बात यह थी कि उमैया खिलाफत एक बहुत ही अरबों की खिलाफत थी। मतलब इतनी बड़ी खिलाफत होने के बाद भी जहां दुनिया की बहुत सारी कौमें रहती थी, उमैया खिलाफत सिर्फ अरबों को ही इंपॉर्टेंस देती थी। अरबों के पास ही सारी बड़ी जॉब्स थी, अरब ही फौज के जनरल्स थे। और इवन बनु उमैया के शहजादों के बारे में यहां तक लिखा गया कि वो किसी भी शहर में आम लोगों के साथ नहीं बल्कि अपने अलग बड़े बड़े महलों में रहते थे, जिस तरह आज सऊदी और यूएई के शहजादे होते हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स यहाँ रहने वाली बाकी कौमें बनु उमैया को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन्हीं चीजों की वजह से बनु उमैया कमजोर होने लगी। और उमैया खिलाफत का सबसे बुरा खलीफा था ऑफ कोर्स यजीद। बनु उमैया खानदान में एक ऐसा खलीफा आया था जिसने इस खिलाफत को ठीक करने की बहुत कोशिश की थी और इस खिलाफत में रहने वाले बाकी कौमों को भी राइट्स दिए थे, और उनका नाम था खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। लेकिन सिर्फ 2-2.5 साल की छोटी सी खिलाफत के बाद खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज इस दुनिया से चले गए। और कुछ स्कॉलर्स तो यहां तक कहते हैं कि उन्हें उन्हीं के खानदान वालों ने जहर देकर शहीद किया, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ 39 साल की एज में फौत हुए थे। आखिर इन्हीं सारी चीजों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग बनु उमैया खिलाफत के खिलाफ होने लगे। मैं इन बादशाहों को नहीं मानूंगा। और ऑलमोस्ट 100 साल के बाद एक दूसरे खानदान ने बनु उमैया खानदान के खिलाफ हर तरफ बगावत करना शुरू किया, और इस खानदान का नाम था अब्बासी खानदान। अब्बासी खानदान तेजी से आगे बढ़ रहा था और आखिर एक बहुत बड़ी जंग के बाद अब्बासी खानदान ने उमैया खलीफा को बुरी तरह हरा दिया। उमैया खलीफा अब्बासियों से अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन आखिर अब्बासियों ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला। और कुछ किताबों में तो यहां तक लिखा है कि अब्बासियों ने खलीफा की जबान काटकर उसे बिल्लियों को खिला दिया। इसके बाद अब्बासी खानदान ने बनु उमैया खानदान के एक एक आदमी को पकड़कर मारना शुरू किया, सिवाय एक शहजादे के जो किसी तरह अब्बासियों से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। और भागते भागते ये शहजादा स्पेन पहुंचा और स्पेन में इस शहजादे ने अपनी एक नई एम्पायर बनाई। लेकिन स्पेन में कोई खिलाफत नहीं थी, बस एक मुसलमानों की एम्पायर थी। लेकिन इस स्पेन को याद रखें,
आगे इसका नाम दोबारा आने वाला है। तो इस तरह इस सब से 100 साल पहले जो खिलाफत उमैया खानदान ने अपनी ताकत से ली थी, अब एक और खानदान अब्बासी खानदान ने यह खिलाफत उनसे छीन ली और यहां से मुसलमानों में एक नई खिलाफत शुरू हुई, अब्बासी खिलाफत। और अगले कई 100 साल तक अब्बासी खिलाफत ही मुसलमानों पर राज करती रही। अब्बासी खिलाफत में कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई और कुछ चीजें बहुत बुरी। अब्बासी खिलाफत की अच्छी बातें ये थी कि अब्बासी खलीफा इल्म और नॉलेज के पीछे बिल्कुल पागल थे, इसीलिए उन्होंने अपने कैपिटल बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, बैतुल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम। और यहीं से मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। इसीलिए आज अब्बासी खिलाफत के दौर को द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है। इसके अलावा अब्बासी खिलाफत बनु उमैया के बिल्कुल ऑपोजिट थी। मतलब अब्बासी सिर्फ अरबों को ही इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि दुनिया में जो भी टैलेंटेड बंदा होता था, अब्बासी खिलाफत उसे सिटीजनशिप देती थी और उसे सपोर्ट भी करती थी, जिस तरह आज यूरोप और अमेरिका में होता है। International students in the US. और अब्बासी खिलाफत की एक और अच्छी बात यह थी कि इस खिलाफत में इस्लाम की बड़ी बड़ी किताबें लिखी गईं, जैसे कि सही बुखारी, सही मुस्लिम, बल्कि हदीस की सारी बड़ी किताबें ही अब्बासी खिलाफत में लिखी गईं। और अब्बासी खिलाफत में मुसलमानों के पास जितना पैसा और ताकत थी, वो मुसलमानों को दोबारा उसके बाद कभी नहीं मिल सकी। अब्बासी खिलाफत के सबसे बेस्ट खलीफा को आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान याद करते हैं और उनका नाम था खलीफा हारून अल रशीद। लेकिन अब्बासी खिलाफत की कुछ बुरी चीजें ये थी, अब्बासी खिलाफत में भी बिल्कुल बनु उमैया की तरह एक ही खानदान का बंदा खलीफा बन सकता था, चाहे कोई और जितना भी टैलेंटेड और नेक क्यों ना हो। खलीफा सिर्फ अब्बासी खानदान का बंदा ही बन सकता था। मुसलमान अपनी पसंद से खलीफा चूज नहीं कर सकते थे। अब्बासी खिलाफत की दूसरी बुरी बात यह थी कि उन्होंने अपनी बात जबरदस्ती मनवाने के लिए इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर्स को शहीद करवाया। जैसे कि एक अब्बासी खलीफा ने इमाम अबू हनीफा को जहर देकर शहीद किया था। इमाम अहमद बिन हंबल को इतने कोड़े लगवाए थे कि वो बेहोश हो गए। और इमाम मालिक को भी अब्बासी खलीफाओं ने टॉर्चर किया। और सिर्फ यही नहीं, अब्बासियों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए लाखों मुसलमानों को शहीद किया। तीसरी बात अब्बासियों की बुरी ये थी कि अब्बासी खिलाफत मुसलमानों की एम्पायर को और आगे नहीं बढ़ा सके। मतलब अब्बासियों को इतनी बड़ी खिलाफत मिली थी, जिसके बाद आने वाले वक्तों में यही खिलाफत अंदर से ही टूटती रही। आखिर 200 साल के बाद अब्बासी खिलाफत के साथ भी वही हुआ जो हमेशा होता है। हर तरफ अब्बासियों के खिलाफ बगावतें होने लगी और आखिर अब्बासी खिलाफत टूट गई। और यहां से मुसलमानों में एक नया खानदान सामने आया, फातिमी खानदान, जिन्होंने इस सारे इलाके पर अपनी एक नई खिलाफत बनाई, फातिमी खिलाफत। मतलब पहली बार दुनिया में एक ऐसा वक्त आया कि दुनिया में मुसलमानों के एक ही टाइम पर 2 खलीफा थे। अब्बासी सुन्नी खलीफा थे और फातिमी इस्माइली शिया खलीफा। पर वेट, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन दोनों खलीफाओं को देखकर स्पेन के मुसलमान बादशाह ने सोचा कि अगर ये सब खलीफा बन सकते हैं तो मैं यहां क्यों ऐसे बैठा हूं। तो अचानक एक दिन स्पेन के बादशाह ने भी ऐलान किया कि आज के बाद मैं भी एक खलीफा हूं। आज से मैं भी एक खलीफा हूं। और उसने हुक्म दिया कि कल से अगर किसी ने भी मुझे खलीफा नहीं बुलाया, मैं उसे मार डालूंगा। तो अब दुनिया में एक ऐसा अजीब टाइम था कि एक ही टाइम पर दुनिया में 3 खलीफा थे, अब्बासी खलीफा, फातिमी खलीफा और उंदरस का खलीफा। लेकिन स्पेन का खलीफा बहुत ही छोटा सा खलीफा था और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक बड़ा खलीफा बन सके। इसीलिए कुछ ही अरसे बाद स्पेन की खिलाफत खत्म हो गई, जिसके बाद दुनिया में 2 खलीफा बाकी रहे, फातिमी और अब्बासी खलीफा। और इन दोनों की आपस में बहुत खतरनाक रेस चल रही होती थी और हर तरफ बहसें होती थी कि इन 2 खलीफा में से कौन सा खलीफा बाकी रहेगा। लेकिन आखिर कुछ ही अरसे बाद ये सारी बहसें खत्म हो गई, क्योंकि फातिमी खिलाफत के हालात आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगे और आखिर एक आदमी ने आकर इस खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस आदमी ने फातिमी खिलाफत के अंदर खड़े होकर ऐलान किया कि आज के बाद हम फातिमी खलीफा को नहीं बल्कि अब्बासी खलीफा को भी अपना असल खलीफा मानते हैं।
और इस आदमी को आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो अब सलाहुद्दीन की वजह से अगेन दुनिया में एक ही खलीफा बाकी रहा, अब्बासी खलीफा। लेकिन अब यहां वो पुराने हालात नहीं थे और अब्बासी खिलाफत वो ग्रेट खिलाफत नहीं थी, बल्कि अब्बासी खिलाफत अब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी थी। मतलब खलीफा सिर्फ बगदाद में बैठा हुआ होता था और उसके पास ज्यादा कोई ताकत नहीं थी। तो अब जब मुसलमानों का कोई भी ताकतवर स्ट्रॉन्ग खलीफा नहीं था, इस बात का फायदा खिलाफत से बहुत दूर मंगोलिया के एक आदमी ने उठाया, जो अब मुसलमानों के साथ वो करने वाला था जिसका अब तक मुसलमानों ने तारीख में सोचा भी नहीं था। क्योंकि इस आदमी का नाम था तैमूजिन और या चंगेज खान। चंगेज खान ने बहुत तेजी से एक के बाद एक मुसलमान इलाके को तबाह करना शुरू किया और आखिर इसी चंगेज खान का पोता हलाकू खान मुसलमानों को क्रश करते करते अब्बासी खिलाफत के कैपिटल बगदाद पहुंचे और बगदाद को चारों तरफ से घेर लिया। और इस बात का तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान छोटी आंखों वाले तुर्कों से नहीं लड़ते, जिनके चेहरे चमड़े की तरह फ्लैट होंगे और जूते बालों से बने होंगे। और आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सच साबित हो गई थी, क्योंकि मंगोलों की फौज बगदाद की गेट के बाहर खड़ी थी और शहर के अंदर अब्बासी खिलाफत का आखिरी खलीफा बैठा हुआ था, खलीफा अल मोतसिम। हलाकू खान ने खलीफा की तरफ एक बहुत ही बेइज्जती वाला लेटर भेजा, जिसमें कुछ इस तरह लिखा था कि ओ खलीफा, अच्छे बच्चे बनो और मेरे सामने सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे शहर को आग लगा दूं। लेकिन ऑफ कोर्स खलीफा ने सरेंडर नहीं किया। मैं किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करूंगा। जिसके बाद मंगोलों की फौज बगदाद के अंदर घुसी और बगदाद की एक एक चीज को आग लगाने लगी। लाखों मुसलमानों को शहीद किया और बगदाद की हर किताब को बगदाद के दरिया में फेंक दिया। लेकिन हलाकू खान यहां रुका नहीं, बल्कि उसकी फौज अब्बासी खलीफा को घसीटकर हलाकू खान के सामने लाई और फिर इस आखिरी खलीफा को एक कारपेट के अंदर रोल कर खलीफा के ऊपर से घोड़े दौड़ाए और इस तरह आखिरी अब्बासी खलीफा को शहीद कर दिया गया। यहां एक पॉइंट नोट करना लाजमी है, यह वाला खलीफा अल मोतसिम मुसलमानों का पहला और आखिरी खलीफा था जिसे एक नॉन मुस्लिम बादशाह ने शहीद किया था। और इस तरह आखिर 500 साल के बाद अब्बासी खिलाफत खत्म हो। अब सोचें, इससे कुछ साल पहले दुनिया में एक ही टाइम पर 3 खलीफा थे और अब हालात ऐसे थे कि पूरी दुनिया में कोई भी खलीफा नहीं था। लेकिन वेट, यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब हलाकू खान बगदाद को तबाह कर रहा था, अब्बासी खानदान का एक शहजादा किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया और फिर अरब के गर्म डेजर्ट में चल चल कर किसी तरह इजिप्ट पहुंचे, जहां इजिप्ट के लोगों ने खिलाफत खत्म होने के 6 साल बाद इस आदमी को मुसलमानों का नया खलीफा बनाया और इस तरह एक बार फिर अब्बासी खिलाफत शुरू हुई। लेकिन ये वो पुरानी खिलाफत नहीं थी, ये खलीफा बस एक आम आदमी था जिसे खलीफा का टाइटल दिया गया था और एक घर और कुछ नौकर दिए गए थे। इसके अलावा इस खलीफा के पास कोई भी ताकत नहीं थी। जो ममलूक बादशाह कहता था, खलीफा को वही करना होता था। मतलब खलीफा का जो ये टाइटल था, ये बहुत ही एक कमजोर नाम बन चुका था और दुनिया में इस टाइटल की कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन बहुत जल्द हालात बदलने वाले थे, क्योंकि इस सबसे बहुत दूर तुर्की में एक छोटा सा कबीला आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ा रहा था और इस छोटे से कबीले के लीडर का नाम था सुल्तान उस्मान खान। और इसी कबीले ने आगे जाकर खिलाफत के टाइटल को दोबारा इज्जत दी और यही कबीला आखिर मुसलमानों की आखिरी खिलाफत बनी, जिसका नाम था उस्मानिया खिलाफत। आहिस्ता आहिस्ता उस्मानिया सल्तनत तुर्की में फैलने लगी,
लेकिन उस्मानिया सल्तनत पहले ही दिन से कोई खिलाफत नहीं थी, बल्कि शुरू में ये सिर्फ एक सल्तनत, एक एम्पायर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये सल्तनत बढ़ने लगी, उस्मानिया सल्तनत मुसलमानों की दुनिया में सबसे बड़ी एम्पायर बनी। और उस्मानिया सल्तनत ने बड़ी बड़ी जंगों के बाद दुनिया का ये सारा इलाका फतह कर लिया। इवन मक्का और मदीना भी उस्मानिया सल्तनत के कंट्रोल में आया। लेकिन उस्मानिया सल्तनत एक खिलाफत तब बनी जब सुल्तान सलीम ने इजिप्ट को फतह किया और वहां सुल्तान सलीम को एक बंदा मिला, उसी अब्बासी खलीफा का पोता जो इससे बहुत साल पहले हलाकू खान से भागकर इजिप्ट आया था। तब से लेकर अब तक अब्बासी खलीफा इजिप्ट में ही रहते थे, लेकिन ये सिर्फ नाम के खलीफा थे और ताकत इनके पास बिल्कुल जीरो थी। सुल्तान सलीम को जब इसका पता चला, वो सीधा इस खलीफा को अपने साथ वापस अपने कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल लेकर गए और वहां इस अब्बासी खलीफा को हुक्म दिया कि अपनी खिलाफत छोड़ दो और मुझे पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा बनाओ। तो ऑफ कोर्स अब्बासी खलीफा और कर भी क्या सकता था, उसने अपनी खिलाफत छोड़ दी और उस्मानिया सुल्तान को मुसलमानों का खलीफा डिक्लेयर किया। और इस तरह हिस्ट्री में पहली बार खिलाफत अरबों से निकलकर तुर्क सुल्तान उस्मानी सुल्तान के पास आई, क्योंकि उस्मानिया से पहले हर खिलाफत एक अरब खिलाफत थी। और यहां से उस्मानिया सल्तनत का नाम हमेशा के लिए बदल गया और उसको एक नया नाम मिला, उस्मानिया खिलाफत। अब अगर थोड़ा गौर से देखा जाए, मुसलमानों को इस बात से कोई मसला नहीं था कि खिलाफत अरबों को मिले या तुर्कों को, खलीफा बस मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आगे जाकर कुछ लोगों ने अरबों के दिल में ये रेसिज्म डाला कि खलीफा सिर्फ और सिर्फ एक अरब ही हो सकता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर, उस्मानिया सल्तनत अब एक खिलाफत बन चुकी थी और इस खिलाफत में भी बाकियों की तरह कुछ अच्छी चीजें थी और कुछ बहुत बुरी चीजें। उस्मानिया खिलाफत की सबसे अच्छी बात यह थी कि खलीफा का ये टाइटल हलाकू खान की तबाही के बाद सिर्फ एक टाइटल था जिसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं थी और खलीफा के पास कोई पावर नहीं होती थी। लेकिन उस्मानिया ने आकर दोबारा इस खिलाफत के नाम को इज्जत दी। मतलब उस्मानिया खलीफा ही पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता था। उस्मानिया खिलाफत की दूसरी अच्छी बात यह थी कि इनसे पहले कोई भी खिलाफत यूरोप के सेंटर तक नहीं पहुंची, लेकिन उस्मानिया खिलाफत मुसलमानों से ज्यादा यूरोप के इलाके फतह करती थी और उन्होंने पहली बार यूरोप के ये सारे इलाके भी फतह किए थे। और आखिर सबसे बड़ी बात उस्मानिया खिलाफत की ये थी कि आखिरी वक्त में बहुत कमजोर होने के बाद भी उन्होंने फलस्तीन को आखिरी टाइम तक सरेंडर नहीं किया। उस्मानिया सल्तनत का सबसे बड़ा और ताकतवर बादशाह था सुल्तान सुलेमान, जिसे आज तक यूरोप में सुलेमान द मैग्निफिसेंट कहा जाता है। लेकिन उस्मानिया में एक और खलीफा भी बहुत बहादुर आदमी था जिसका नाम मेंशन करना लाजमी था। उस्मानिया का आखिरी बड़ा सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद। लेकिन उस्मानिया खिलाफत में ऑफ कोर्स बुरी चीजें भी थी। पहली बुरी बात यह थी कि उस्मानिया खिलाफत ने एक अजीब सा कानून बनाया था कि जो भी उस्मानी शहजादा खलीफा बनेगा वो बादशाह बनते ही अपने सारे भाइयों को और उनके छोटे छोटे बेटों को मार डालेगा, चाहे उन भाइयों ने कोई गलती या बगावत की भी ना। इस कानून की वजह से एक उस्मानिया खलीफा ने अपने 19 भाइयों को और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला था। उस्मानिया खिलाफत की दूसरी बुरी बात यह थी कि इस खिलाफत के पहले और आखिरी खलीफा तो बहुत ताकतवर खलीफा थे, लेकिन बीच के कुछ खलीफा बहुत ही कमजोर लोग थे। कुछ शराबी थे, कुछ वुमनाइजर्स थे और कुछ तो बिल्कुल पागल ही थे। ये बीच के कुछ खलीफा सिर्फ अपनी अयाशियों में रहते थे और सारी खिलाफत इनकी बीवियां या माएं चलाती थी। इसीलिए एक पावरफुल खलीफा ना होने की वजह से उस्मानिया खिलाफत को बहुत नुकसान हुआ था। और आखिर में सबसे बुरा काम जो उस्मानिया खिलाफत ने किया था वो इतना बुरा काम था कि आज तक मुसलमान उसकी वजह से दुनिया से पीछे रह गए। और वो ये था कि उस्मानिया खिलाफत ने प्रिंटिंग प्रेस को हराम कहा था। प्रिंटिंग प्रेस एक मशीन थी जो उस्मानिया खिलाफत के दौर में यूरोप में इजाद हुई थी और ये इतनी खतरनाक मशीन थी कि इससे पहले एक आदमी एक दिन में सिर्फ 40 पेजेस लिख सकता था, लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस की मशीन से वही आदमी एक ही दिन में 4000 पेजेस प्रिंट कर सकता था, जो एक बहुत
बड़ी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उस्मानिया खिलाफत के खलीफा और उलमा ने इस टेक्नोलॉजी को हराम कह दिया, जिससे ऑफ कोर्स यूरोप में करोड़ों किताबें प्रिंट होने लगी और मुसलमान उसी तरह अपने हाथों से थोड़ी सी किताबें लिखते रहे। तो ऑफ कोर्स यूरोप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया और मुसलमान पीछे रह गए। उस्मानिया खिलाफत को आखिर 300 साल के बाद होश आया कि प्रिंटिंग प्रेस कोई हराम चीज नहीं बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, लेकिन अफसोस उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। यूरोप मुसलमानों से साइंस में 300 साल आगे निकल चुका था और इसी की वजह से आज तक मुसलमान यूरोप का मुकाबला नहीं कर पा रहे। अगेन ये बात याद रखें कि दुनिया में एक ही खिलाफत बिल्कुल प्योर खिलाफत थी और वो थी खिलाफत राशिदा। उसके बाद हर खिलाफत में कुछ अच्छे काम भी हुए और कुछ बहुत बुरे काम हुए। खैर, अब्बासी खिलाफत के बाद अब उस्मानिया मुसलमानों के खलीफा थे और ये उस्मानिया खिलाफत अगले 400 साल तक मुसलमानों की अकेली एक ही खिलाफत रही। लेकिन 400 साल के बाद अब खिलाफत पर उसका आखिरी दौर आने वाला है, क्योंकि 400 साल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग के शुरू होने का वक्त आ चुका है, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में उस्मानिया खिलाफत और जर्मनी साथ मिलकर उस वक्त की सुपर पावर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे और उस्मानिया खिलाफत इस वर्ल्ड वॉर 1 में इतनी बहादुरी से लड़ी थी कि एक जंग में उस्मानिया खिलाफत ने ब्रिटिश एम्पायर की 5.5 लाख की फौज को बुरी तरह हरा दिया। आखिर उस्मानिया खिलाफत से तंग आकर ब्रिटिश एम्पायर ने उस्मानिया खिलाफत को तोड़ने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया और वो प्लान ये था कि उस्मानिया खिलाफत के अंदर ही रहने वाले मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। तो इस प्लान के लिए सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर अरबों के पास गए, खिलाफत सिर्फ तुम अरबों की होनी चाहिए, और उनसे कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दुनिया के असल खलीफा तो तुम अरब थे और अब पिछले 400 साल से ये तुर्क खानदान खलीफा होने की एक्टिंग करके तुम पर राज कर रहे हैं। अगर तुम अरब उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ हमारी मदद करोगे तो हम तुर्कों की इस उस्मानिया खिलाफत को खत्म करके तुम अरबों को दोबारा मुसलमानों का खलीफा बनाएंगे। और इस काम के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने एक अरब खलीफा भी ढूंढा, मक्का में रहने वाला एक स्कॉलर शरीफ हुसैन। इससे पहले अरबों के दिल में तुर्कों के खिलाफ कोई नफरत नहीं थी, लेकिन यहां पर ब्रिटिश एम्पायर ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए अरबों के दिलों में ये रेसिज्म पैदा किया। जिस तरह आज भी मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए शिया सुन्नी वाले मसले को जिंदा किया जाता है। अच्छा, जो भी हो, आखिर अरबों ने उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ बगावत कर दी और ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया और बहुत कोशिश करने के बाद भी उस्मानिया खिलाफत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई और हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो गई। जैसे ही उस्मानिया खिलाफत खत्म हुई, 700 साल के बाद मुसलमानों पर दोबारा एक ऐसा वक्त आया कि दुनिया में कोई भी खलीफा नहीं था। पिछली बार खिलाफत चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने खत्म की थी और अब खिलाफत ब्रिटिश एम्पायर ने खत्म कर दी थी। उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद अरबों ने ब्रिटिश से कहा कि अब वक्त आ चुका है, अपना वादा पूरा करो और हमें खलीफा बनाओ। लेकिन यह सुनकर ब्रिटिश एम्पायर हंसने लगी। कौन सी खिलाफत? किस चीज की खिलाफत? यहां पर अरबों को समझ आए कि उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है और उन्हें समझ आई कि असल में ब्रिटिश एम्पायर खिलाफत के नाम को ही हमेशा के लिए दुनिया से खत्म करना चाहती है ताकि दोबारा कोई भी लीडर दुनिया के मुसलमानों को यूनाइट ना कर सके और मुसलमान हमेशा के लिए आपस में डिवाइडेड रहे। इस आदमी को गौर से देखें, इसका नाम है हारून उस्मानोग्लू। आज अगर उस्मानिया खिलाफत जिंदा होती तो ये आदमी उस्मानिया खिलाफत का खलीफा होता, क्योंकि ये खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद का पोता है। तो इस तरह आज से 100 साल पहले वो खिलाफत जो पिछले 1300 साल से दुनिया में कहीं ना कहीं चल रही थी, आज से 100 साल पहले खत्म कर दी गई और आज 100 साल के बाद में खिलाफत का कोई नामो निशान नहीं मिलता।
ये थी दुनिया की हर खिलाफत की एक छोटी सी कहानी। खिलाफत के नाम को दुनिया से खत्म करने के बाद अंग्रेजों ने पूरे अरब दुनिया में हर जगह अपने पपेट्स बिठाए, जो आज तक उसी तरह अपनी जगह पे बैठे हुए। सब्सक्राइब। द कोहिस्तानी की ये वीडियो इस्लामिक हिस्ट्री पर बनाई गई सबसे इंफॉर्मेटिव, सिंपल और अनबायस्ड वीडियोस में से एक है। 1300 साल के पूरे खिलाफत दौर को 30 मिनट में जिस तरह कनेक्ट किया गया है वो वाकई लाजवाब है। खिलाफत राशिदा 30 साल। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले 30 साल की सबसे प्योर और मशवरे यानी डेमोक्रेसी पर चलने वाली खिलाफत। उमैयद डायनेस्टी, मुस्लिम एम्पायर का यूरोप, स्पेन और इंडिया सिंध तक फैलाव, लेकिन साथ ही रॉयल्टी सिस्टम की शुरुआत। अब्बासिद कैलिफेट, इस्लामिक गोल्डन एज, बगदाद का बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम, साइंस और लिटरेचर का दौर जहां से दुनिया के बड़े साइंटिस्ट्स निकले। ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया खिलाफत, 400 प्लस साल तक चलने वाली आखिरी खिलाफत। इसमें सबसे बड़ी सीख ये मिली कि प्रिंटिंग प्रेस यानी टेक्नोलॉजी को लेट एक्सेप्ट करने की वजह से हम साइंस में 300 साल पीछे रह गए। ये वीडियो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और यूनिटी किसी भी सोसाइटी के लिए कितनी जरूरी है। हिस्ट्री और नॉलेज सीकर हो तो ये वीडियो जरूर देखें।